रहस्यमय यात्रा पार्ट 8। मुंबई सॉफ्टवेयर ऑफिस, समय दोपहर 12:15 बजे। गीतांजलि। सर 135 कैंडिडेट आए हैं। तिलक आश्चर्य से, कितनी बेरोजगारी है भाई। ठीक है, पहले तुम उनके बायोडाटा कलेक्ट कर लो, फिर उनमें से इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। गीतांजलि ऑफिस के मीटिंग हॉल में बायोडाटा कलेक्ट करा लेती हैं और उनकी फाइल्स तैयार करके तिलक के ऑफिस में आती है। तिलक और गीतांजलि लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए चुनते हैं। तिलक, इन 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए रोक लो, बाकी को जाने के लिए कह दो, और हाँ, कंपनी की ओर से सभी को हल्का रिफ्रेशमेंट करा देना। गीतांजलि, सर इंटरव्यू कितने बजे से स्टार्ट करना है? तिलक, 1 बजे से। 1 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। लगभग 3:15 बजे तक 29 लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे। तिलक, गीतांजलि, तुमको क्या लगता है, इनमें से कोई है जो इस प्रोजेक्ट के लायक हो? गीतांजलि, लगभग 6 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, लेकिन आध्यात्म, वेद और पुराणों के बारे में इंटरनेट से प्राप्त हुआ नॉलेज ही है। तिलक, सही कहा। यदि इंटरनेट में लिए गए ज्ञान को ही अपने ऐप में उपलब्ध कराएंगे तो लोग इतने सारे ऐप को छोड़कर हमारे ही ऐप का उपयोग क्यों करेंगे? गीतांजलि, अभी एक और बाकी है, देख लेते हैं, नहीं तो फिर इनमें से ही किसी से काम चलाना पड़ेगा। तिलक, लेट्स सी, बुलाओ। गीतांजलि टेबल पर रखी घंटी बजाती है। सूरज, मैं आई कम इन? तिलक, आइए बैठिए। इंटरव्यू के बाद। तिलक, गीतांजलि, सभी एक जैसे हैं, तुमको जिसको रखना हो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो लगता है कि ये प्रोजेक्ट चालू करके मिस्टर ठाकरे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तिलक का मोबाइल बजता है। तिलक, जी सर। मिस्टर ठाकरे, क्या हुआ तिलक, कोई अच्छा कैंडिडेट मिला? तिलक, नहीं सर, सभी एक से पढ़े लिखे तोते हैं, किसी का अपना दिमाग नहीं है, केवल संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद ही कर सकते हैं। मिस्टर ठाकरे, तिलक, इस प्रोजेक्ट पर कंपनी की पूरी इमेज दांव पर लगी है, क्योंकि यह कंपनी का अपना पहला ऐप है और इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। मैं कुछ नहीं जानता, पैसों की चिंता मत करना, अच्छे कैंडिडेट को अच्छी सैलरी ऑफर कर देना। तिलक, ठीक है सर, यदि आज नहीं हुआ तो हम कल फिर से पेपर में ऐड देते हैं। मिस्टर ठाकरे फ़ोन रख देते हैं। आकाश, सर बाहर एक और कैंडिडेट बचा है, वो इंतज़ार कर रहा है। गीतांजलि, लेकिन 30 तो हो गए। तिलक आखिरी बायोडेटा को पलट कर देखता है तो उसमें एक बायोडेटा और चिपक कर नीचे रखा था। तिलक, गीतांजलि जी, आप 30 की जगह 31 लोगों का बायोडेटा ले आई हैं, ये देखिए, इसके नीचे एक और लगा है। गीतांजलि बायोडेटा देखने के बाद बोली, सॉरी सर, गलती से आ गया लगता है। तिलक, कोई बात नहीं, आकाश उसे अंदर भेज दो। गीतांजलि जी, वैसे भी इन 30 में से कोई समझ में तो आया नहीं, इस चिपक कर गलती से आए हुए कैंडिडेट को ही और देख लेते हैं। गीतांजलि तिलक की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। रमेश, सर क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? गीतांजलि रमेश को देखे बिना ही बोली, वाह क्या हिंदी है। तिलक, जी आइए। रमेश अंदर आ जाता है और अभिवादन में हाथ जोड़ देता है। तिलक और गीतांजलि उसे बैठने के लिए इशारा करते हैं। रमेश बैठ जाता है। तिलक रमेश का बायोडेटा देखते हुए बोला, आपने इस आधुनिक युग में संस्कृत से पढ़ाई करने के बारे में निर्णय क्यों लिया? गीतांजलि तिलक की शुद्ध हिंदी सुनकर हैरान थी। रमेश, मुझे बचपन से ही वेदों और पुराणों को पढ़ने की इच्छा थी, इस कारण। तिलक रुचि लेते हुए बोला,
लेकिन वे तो इंटरनेट पर हिंदी में भी मौजूद हैं। रमेश, वे तो अनुवाद हैं, जबकि संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है कि एक श्लोक से उसकी गहराई में जाकर कई पेजों में उसका सार लिखा जा सकता है। रमेश को ऐसा लगा जैसे कि ट्रेन में एक दिन पहले अजनबी दौलत सिंह और आदेश लोगों के साथ इस इंटरव्यू की प्रैक्टिस की गई थी। तिलक के द्वारा वे सभी प्रश्न पूछे गए जो कि ट्रेन में उन सभी के द्वारा पूछे गए थे, जिनका जवाब पहले रमेश दे चुका था, इसलिए उसे पुनः विचार करने की जरूरत नहीं थी। रमेश बिना रुके सभी प्रश्नों के जवाब देता गया। गीतांजलि तिलक के प्रश्न और रमेश के उत्तर सुनकर चकित थी। उसने पहले कभी इस तरह के प्रश्न और उनके उत्तर नहीं सुने थे। तिलक, रमेश, तुम्हारे आने के पहले हमें लगा था वर्तमान समय में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जैसा हम लोगों को चाहिए, लेकिन तुमने हमें निराश नहीं किया। रमेश, मेरे लिए तो यह जीवन का हिस्सा है, कोई विशेष योग्यता नहीं। तिलक रमेश का ये जवाब सुनकर पुनः अचंभित था। दूसरा, जब से रमेश तिलक के कमरे में आया था तब से तिलक के मन में आध्यात्मिक और योगिक भाव उत्पन्न हो रहे थे। तिलक को कुछ अलग सी ही शांति का अनुभव हो रहा था। वो जब से मुंबई आया था उसे सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक माहौल का ही अनुभव हो रहा था। तिलक चाहता था कि इस व्यक्ति को ये जॉब दे दी जाए। तिलक, रमेश, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसमें तुमको अपने विचार ऐप ब्लॉग में देने होंगे और वही मुख्य ब्लॉग होगा। लोगों के वेदों, पुराणों या आध्यात्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें ही देने होंगे। प्रोग्रामिंग का कार्य गीतांजलि जी करेंगी, यानी तुमको ज़्यादातर समय गीतांजलि के साथ ही बिताना होगा। अब बात करते हैं तुम्हारी सैलरी की। तुम कितनी सैलरी सोच कर आए हो? रमेश, मैं यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। यहाँ मेरे भाई रहते हैं। यदि अच्छा वेतन मिलता है तो यहीं रह जाऊँगा, नहीं तो वापस। तिलक रमेश के जवाब से सोच में पड़ गया था। तिलक, मतलब इतना वेतन तुम्हें चाहिए कि तुम 1000 किलोमीटर दूर रह सको, यानी घर, आना जाना, खाना पीना और लाइफ स्टाइल। रमेश मन में सोचते हुए, यदि ये 15,000 भी बोलेंगे तो कर लेना चाहिए। तिलक, ठीक है, अभी तुम्हें कंपनी 50,000 रुपये महीने देगी और यदि काम अच्छा लगा तो अगले साल फिर से सैलरी पर विचार करेंगे। रमेश, 50,000? गीतांजलि भी रमेश की सैलरी सुनकर आश्चर्य में थी, क्योंकि इस पोस्ट पर नई भर्ती के लिए यह सैलरी बहुत ही ज़्यादा थी। तिलक, देखो अभी 50,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे और इसके लिए भी मुझे मिस्टर ठाकरे से पर्सनली बात करनी पड़ेगी। रमेश, सर मैं तो ये पूछ रहा था कि कब से काम शुरू करना है, वेतन तो पर्याप्त है। तिलक, ओह फिर ठीक है, तुम चाहो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो या कल से। रमेश, समय कब से कब तक रहेगा? गीतांजलि, सुबह 10 से 5:30। तिलक, लेकिन यदि काम हुआ तो कभी देर भी हो सकती है। गीतांजलि देर होने वाले वाक्य पर कुछ असहज हो जाती है। उसके चेहरे पर असहजता के भाव प्रकट होते हैं, जिसे तिलक पढ़ लेता है। रमेश, कोई परेशानी नहीं है सर, वैसे भी कार्यालय का समय ज़्यादा नहीं है। तिलक जवाब से संतुष्ट होता है। तिलक, गीतांजलि, वैसे भी आज जितना समय बचा है उतने में रमेश को कार्यालय के लोगों से मिलवा दो और ऐप की प्रारंभिक भूमिका इत्यादि से भी परिचय करा दो। गीतांजलि के दिमाग ने बामुश्किल इतनी शुद्ध हिंदी को समझा और उठकर रमेश को बाहर कार्यालय में चलने के लिए इशारा किया। गीतांजलि और रमेश बाहर चले जाते हैं। तिलक मन में सोचता है, रमेश, हम जानते हैं कि इतने वेतन की तुम्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस ज्ञान को सम्मान देने के लिए इतना वेतन जरूरी था। तिलक पुनः मुस्कुरा देता है और मिस्टर ठाकरे को फोन पर नियुक्ति की सूचना देता है। मिस्टर ठाकरे, तिलक, नई नियुक्ति के हिसाब से वेतन कुछ ज़्यादा नहीं है?
तिलक: सर, आज के समय में हमारी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति मिलना आसान नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। मिस्टर ठाकरे: ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मिस्टर ठाकरे फ़ोन रख देते हैं। शाम को 5:30 बजने वाले थे। रमेश को गीतांजलि ने कुछ काम समझा दिया था। रमेश अभी भी काम को बड़ी रुचि से करने में लगा हुआ था कि पूरा स्टाफ अपने कंप्यूटर सिस्टम बंद करने में लग गया। रमेश ने देखा तो ज़्यादातर लोग घड़ी की ओर देखते देखते हुए जाने की तैयारी में लगे थे और शार्प 5:30 बजे गीतांजलि ने भी सिस्टम बंद कर दिया। गीतांजलि: रमेश, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। तिलक अपने कमरे से बाहर निकला तो ज़्यादातर कर्मचारी जा चुके थे और शेष बचे हुए जा रहे थे। गीतांजलि ने भी तिलक को गुड नाइट किया और चली गई। रमेश तिलक को देखकर उसके पास पहुंच गया। तिलक: रमेश, तुमने काम समझ लिया? रमेश: जी सर, कल सुबह से काम प्रारंभ कर दूंगा। तिलक: ठीक है, मन लगाकर काम करना तुम्हारा पहला काम है, इससे तुम्हारा भविष्य भी तय होगा। रमेश: धन्यवाद सर, मुझे इस समय काम की ज़रूरत थी। तिलक मुस्कुरा देता है। आकाश: तिलक सर, ऑफिस बंद करें? आकाश ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। घड़ी 6 बजा रही थी। तिलक: आकाश, यहाँ ऐसा क्या है कि लोगों को चेहरे पर 5:30 बजते ही कुछ असहज भाव दिखने लगते हैं। हमने यहाँ मुंबई ऑफिस कल ही ज्वाइन किया है। कल पहले दिन से ही शाम को हमें ऐसा लगा, आज भी यही देखने के लिए हम अपने कमरे से बाहर आए हैं। रमेश बिल्कुल नया होने के कारण शांत रहता है। आकाश: सर, मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन सभी का कहना है कि यहाँ रात होने तक नहीं रुकना है। तिलक आश्चर्य से: क्यों, यहाँ ऐसा क्या है? आकाश: सर, आप किसी बड़े स्टाफ से पूछ लेना, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तिलक: ठीक है, ऑफिस बंद कर दो, लेकिन पहले एक नियुक्ति पत्र मेरी टेबल पर रखा है, उसे उठा लाओ। आकाश तिलक की टेबल से पत्र ले आता है। तिलक: रमेश, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। रमेश अपना नियुक्ति पत्र ले लेता है। रमेश: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तिलक मुस्कुराकर रमेश की पीठ थपथपा देता है और फिर पार्किंग की ओर चल देता है। पीछे पीछे रमेश भी चला जाता है। रमेश को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गया था। राहुल भी ऑफिस से आ गया था। रमेश को देर हो जाने के कारण राहुल चिंता में बैठा था। सपना आ जाएगा, हो सकता है कहीं और इंटरव्यू देने चला गया हो। राहुल तो एक फ़ोन तो कर सकता था, खुद भी मोबाइल बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया है, शहर में नया है, कहीं कोई। सपना लो आ गया रमेश। राहुल दरवाजे की ओर देखता है तो हाथ में कैरी बैग लिए हुए रमेश खड़ा था। राहुल: ये क्या बेवकूफ़ी है, कहाँ चले गए थे तुम, और तुम्हारा मोबाइल बंद क्यों है? एक फ़ोन तो कर सकते थे। तेज आवाज़ सुनकर यश भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। रमेश: मेरा मोबाइल तो। रमेश तुरंत अपना मोबाइल चेक करता है, मोबाइल स्विच ऑफ था। रमेश: ओह माफ़ करना भैया, मोबाइल बंद हो गया है, शायद बैटरी चली गई, मैंने सोचा ही नहीं था कि आप लोग इतने परेशान हो जाएंगे। सपना: रमेश, तुम इस शहर में नए हो, इसलिए हम लोग चिंता कर रहे थे, तुम्हारे भैया तो कुछ ज़्यादा ही डर गए थे। रमेश: अब से ध्यान रखूंगा भैया भाभी, अब ऐसा नहीं होगा। राहुल का गुस्सा शांत होता है। ठीक है, अब बताओ कहाँ रह गए थे और ये क्या खरीदारी कर लाए? रमेश खुश होते हुए बोला, अरे भैया, आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे। सपना: पहले अंदर तो आ जाओ, अंदर बैठकर आराम से बताओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। रमेश: पानी बाद में भाभी, पहले सुनिए तो। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। राहुल खुश होते हुए, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। रमेश: वही तो भैया, मुझे नौकरी मिल गई। यश: अरे वाह चाचू। राहुल: भाई मानना पड़ेगा,
पहले ही दिन, वो भी मुंबई जैसे शहर में। यहाँ तो लोग लाइन में लगे रहते हैं तब भी नंबर नहीं आता। कितनी सैलरी देंगे? रमेश अपना नियुक्ति पत्र राहुल को देता है। राहुल नियुक्ति पत्र पढ़ता है। राहुल: ठीक है, लेकिन इतने रुपए में कितने दिन काम कर पाओगे? रमेश आश्चर्य से बोला, क्यों भैया? राहुल: इतने तो तुम्हारे आने जाने और छोटे मोटे खर्च में ही निकल जाएंगे। फिर भी ठीक है, मैं भी और देखता हूँ, तब तक अनुभव के लिए ठीक है। रमेश समझ जाता है कि भैया ने पत्र ध्यान से नहीं देखा। सपना: क्यों, कितनी सैलरी है? रमेश कुछ बोल पाता उससे पहले राहुल: 5,000 रुपये है, लेकिन मैं तब तक कहीं और देखता हूँ। सपना रुपये सुनकर आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैया, आपने ध्यान से नहीं देखा, 5,000 रुपये नहीं, 50,000 रुपये। राहुल सोफे से खड़ा हो जाता है। राहुल: क्या, 50,000? सपना राहुल के पास आकर नियुक्ति पत्र देखती है। राहुल: मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा रमेश, बहुत बढ़िया, सच में ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। सपना: वाह रमेश, तुमने तो कमाल कर दिया। रमेश थैले में से मिठाई का डिब्बा निकाल कर राहुल के हाथ में थमा देता है। तुम सही थे रमेश। राहुल खुशी से रमेश को गले लगा लेता है और डिब्बा सपना को दे देता है। सपना डिब्बा ले जाकर हॉल में एक और बने भगवान के लकड़ी के मंदिर में रख देती है। सभी मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सपना सभी को मिठाई के प्रसाद का वितरण करती है। रमेश थैले में से राहुल, सपना और यश के लिए लाए हुए कपड़े निकाल कर देता है। राहुल: अरे ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी रमेश, तुम तो हमसे छोटे हो। रमेश: ये तो खुशी के कारण लाया हूँ भैया, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल: घर पर भी फ़ोन करके माँ बापा को बता देना, बहुत खुश होंगे वो। बोलते हुए राहुल की आंखें डबडबा गई थी। बड़े भाई का स्नेह अब छलकने लगा था। रात्रि के 11 बजे रमेश का कमरा। रमेश अपने हाथों में लकड़ी लिए हुए कुछ सोच रहा है। जब बाबा इसका उपयोग कर रहे थे तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उस समय मुझे कुछ अलग ही अनुभूति हुई थी, जैसे कि मेरी ऊर्जा बाबा के शरीर के माध्यम से इस लकड़ी तक पहुंच रही हो। क्या वो बाबा के द्वारा इसलिए किया गया था जिससे मेरी ऊर्जा को इस लकड़ी से संपर्क कराया जा सके? हो ना हो ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय। बाबा ने इस लकड़ी की दिशा उस व्यक्ति के सिर की ओर की थी और फिर जैसे ही पूरे ध्यान के साथ उस लकड़ी को नीचे झुका रहे थे, वैसे ही वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी नीचे की ओर झुक रहा था। क्या ये लकड़ी किसी व्यक्ति को अपने वश में करने में सक्षम है? रमेश कुछ सोचता हुआ, मुझे इसका प्रयोग करना सीखना होगा, लेकिन मैं अनायास ही इसका प्रयोग किसी पर कैसे कर सकता हूँ? हे प्रभु, मेरी सहायता करके मुझे आगे का मार्ग दिखाओ। रमेश उस लकड़ी को बैग में वापस रखकर सोने के लिए लेट जाता है। तिलक का फ्लैट। रात के 11:30 बजे। तिलक पलंग के पास नीचे चटाई बिछाकर ध्यान में बैठा है। उसे ध्यान लगाए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। तिलक, जल्द ही तुम्हें एक अनुभव होने वाला है। तिलक को ध्यान में वही पुरानी आवाज का आभास होता है। गुरुजी, आप इतने दिनों बाद और हमें नया अनुभव? वैसे तुम्हें इस नए अनुभव के लिए नया किरदार भी मिल गया है। कहीं आप? तिलक बोलते बोलते रुक गया। हाँ, जिससे आज तुम मिले उसे तुमसे मिलना ही था। ये और आगामी घटना सभी दैवी योजना का ही एक हिस्सा है। योगी की आवाज गंभीर हो जाती है। रमेश में ऐसी क्या विशेषता है? वैसे जब हम आज उससे मिले तब हमें बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, जबकि उस कार्यालय में कल से ही हमें असहजता का अनुभव हो रहा था। तिलक ने ध्यान में ही योगी से कहा।
रमेश के ऑरा के संपर्क में आने से तुम्हें शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि उसका ऑरा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और स्पष्ट है। योगी ने ध्यान ऊर्जा के माध्यम से तिलक को संदेश दिया, और जो कार्यालय में असहजता का एहसास हुआ, तिलक ने दूसरे प्रश्न का जवाब न मिलने पर पुनः प्रश्न किया। वो अभी इस समय पर छोड़ दो, जल्दी तुम्हें इसका ज्ञान भी हो जाएगा। रमेश को अभी तुम्हारे बारे में जानने का समय नहीं आया है, उससे भी गोपनीयता बनाए रखनी होगी। योगी ने अपनी बात समाप्त की। जैसी आपकी इच्छा। तिलक ने योग मुद्रा में ही मन एवं विचार से योगी को नमन किया।